नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का मतदान आज खत्म हुआ। आज अंतिम चरण के लिए वोटिंग हुई। इसके बाद 2 मई को पश्चिम बंगाल के साथ ही असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में वोटों की गिनती होगी। नतीजों से पहले इन प्रदेशों के मूड का हाल एग्जिट पोल में पता ही लग जाएगा और अब से कुछ ही देर में हम देख पा रहे हैं कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। जो एग्जिट पोल अब लगातार सामने आ रहे हैं उनको लेकर सभी लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इन एग्जिट पोल में काफी हद तक ये साफ भी हो रहा है कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल समेत उन राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है जिन राज्यों में इस बार चुनाव हुए हैं। नतीजों की मोटी तस्वीर या खाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये जानना होता है कि किसने किस उम्मीदवार और पार्टी को वोट दिया और किसको खारिज कर दिया, इसका अंदाजा हो जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 30 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी यहां मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने यहां बहुत जोर लगाया है। अब देखना यही है कि ममता अपना किला बचा पाती है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तारीख को पूरी तरीके से नतीजे सामने आ जाएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ स्थिति इस समय है। और अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो कड़ी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि टीएमसी का पलड़ा अभी भारी ही नजर आ रहा है, यानी कि अभी तक जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से टीएमसी अपना गढ़ बचाने में सफल रह सकती है। तो आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के लिए मतदान पूरा हुआ और अब 2 मई को वोटों की गिनती होनी है। तो ऐसे में सभी की दिलों की धड़कन इस समय तेज हो रखी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसका गढ़ यहां पर होगा, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी कर ले। तो ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं ये तो देखने वाली बात रहेगी। आज हम एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुमित जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। उम्मीद करती हूं मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। सुमित जी, सुमित मेहरोत्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी 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 बताएं सर, पश्चिम बंगाल में आज अंतिम चरण का मतदान खत्म हुआ। अब सबकी निगाहें सिर्फ 2 तारीख पर टिकी हुई हैं कि आखिर 2 को क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। और अभी देखिए एग्जिट पोल आ रहे हैं। एग्जिट पोल इतने विश्वसनीय भी नहीं होते, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन इन्हीं एग्जिट पोल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इन एग्जिट पोल के हिसाब से अभी टीएमसी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? ये जो आज आप लोगों ने आंकड़े दिखा रहे हैं, हर चैनल जो आंकड़ा दिखा रहा है चुनाव खत्म होने के बाद, ये आंकड़े और इससे ऊपर जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार बंगाल की जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया है। तीसरी बार बंगाल की जनता सरकार बनाने जा रही है 2 तारीख को माननीय ममता दीदी के नेतृत्व में। ठीक है, अश्विनी जी आपकी प्रतिक्रिया भी एक ले लेते हैं। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर तो दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपना गढ़ बचाने में कामयाब होती हुई भी नजर आ रही हैं। नतीजों में अगर नहीं बदलते हैं तो रुझान तो दे ही जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी, एग्जिट पोल हुआ है और लगभग हर एग्जिट पोल को हम लोगों ने भी बड़े बारीकी देखा है। तो ये उत्तर देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर सम्मान किया है और वहां पर बीजेपी का जो राज था उसको हटाने की भरपूर कोशिश की है। और आज 3 सीटों वाली जो पार्टी है, आज कोई किसी भी चैनल ने हमको 115 से नीचे नहीं दिखाया है, किसी भी चैनल। तो ये हमारी इतनी भारी विजय है कि अभी देखिए आप बंगाल में अगर वोटरों की संख्या देखिए, उसके बाद यहाँ एग्जिट पोल में जितने लोगों के द्वारा किया गया वो भी देखिए। और बंगाल में एक परिपाटी भी है कि लोग बहुत खुलकर नहीं बोल पाते हैं, मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं कि हम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं। लेकिन फिर भी आपके जैसे सम्मानित चैनलों ने उनके पास जाकर वो चीजों को कलेक्ट किया है, तो उसमें से निकल
निकल के आया है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 115 सीट पा रही है, उससे ऊपर ही दिखाया है लोगों ने। तो मैं ये कहूंगा कि ये बंगाल की जनता की जीत है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर बनकर उभरी है और हमारी सरकार भी बनेगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ पल्लवी जी कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आकर खड़े हैं। ठीक है अश्विनी जी, आज जो अंतिम चरण का मतदान हुआ, क्या उसमें आपको किसी तरह के नुकसान की आशंका है? क्योंकि कोरोना को लेकर अब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और लगातार केंद्र पर कई आरोप भी लग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। आपको कई बार इसको लेकर फटकार भी लग चुकी है, तो ये कोरोना का प्रकोप क्या आज के मतदान में भी देखने को मिल सकता है? क्या आज मैं ये मानूं कि बीजेपी को खासा नुकसान होगा? देखिए, कोरोना एक महामारी है और इस समय जो है पूरे देश में फैली हुई है और उस समय जब ये चुनाव की घोषणा हुई थी तो कोरोना देश में उतना नहीं था। ये कोरोना हम लोगों ने अप्रैल के माह से बहुत तेजी में देखा। उसके पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे 1-2 राज्यों में ही सिमट कर रह गया था। उस समय से जो बंगाल की जनता में उत्साह हुआ करता था वो उत्साह अंत तक रहा है। लेकिन हाँ, बंगाल की सम्मानित जनता ने बाद में चुनाव आते आते 2 से 3 चरणों में उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर चुनाव की वोटिंग किए हैं। और चाहे जो तृणमूल के संपर्क में होंगे तृणमूल को वोटिंग किए होंगे, लेकिन जनता वहाँ की शिक्षित है, समझदार है। उन्होंने वहाँ पर ये देखते हुए कि किस तरीके से इस जो है जंगल राज को खत्म किया जाए, तो उनके मन में था। कोरोना से लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये भी वो देख रहे हैं। देश का पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था कोरोना से लड़ रही है। आज जनता भी लड़ रही है कोरोना से। ये देखते हुए वहाँ के लोगों ने वोट जो किया होगा वो एक समझदारी का जो है उनके वो होगा। ऐसा कोई नुकसान की आशंका मुझे नहीं लग रही है, ये मैं कहना जरूर चाहूंगा। ठीक है, आपको किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरे चुनावों के समय में ममता बनर्जी एक व्हील चेयर पर बैठी रही, क्या सिंपैथी वोट उनके खाते में जाते हुए आपको लग रहे हैं? क्या इस तरह की आशंका है कि वो व्हील चेयर पर बैठकर ही उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में गई, उन्होंने अपने लिए वोट भी मांगे हैं, तो व्हील चेयर कहीं आपको तो नहीं लड़खड़ा देगी? देखिए, व्हील चेयर की कहानी बड़ी ही जो है रंग लाएगी। अभी देखिएगा कि क्या करती है जनता। उनको व्हील चेयर पर ही बैठाएगी, उनको उठ के मुख्यमंत्री जी की कुर्सी तक नहीं फिर पहुंचने देगी जनता। जो व्हील चेयर पर बैठकर दीदी ने वहां पर एक इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलने का वो काम किया है कि इमोशनल अत्याचार करके हम जो है जनता के अपना संवेदना जीत लेंगे, तो वो संवेदना जीतने में वो दीदी नाकाम हुई है। और उनके साथ जो लोग भी उनके तृणमूल के समर्थक थे वो इतने मतलब उनसे जो है रुष्ट थे कि वो मैक्सिमम लोग हमारे दल में आ गए थे कि हम लोग वहां पर रह के घुट रहे हैं कि बुआ और उनके भतीजे जो हैं ये दोनों मिलकर किसी का सम्मान नहीं करना है। वहां की जनता का जब सम्मान आप नहीं करेंगे तो आप व्हील चेयर पर बैठे या किसी चेयर पर बैठे या कार में बैठे या पैदल चले, जनता आपका सम्मान नहीं करेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि व्हील चेयर से कोई इस बार फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, उनके पैर टूटने पर मेरी संवेदना जरूर उनके साथ है। ईश्वर करे वो चुनाव आज खत्म हो गया, कल से वो चलने लगे। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी, मैं इनकी बातें सुन रहा था, प्रवक्ता साहब की। तो जिस तरीके से बातें कह रहे हैं कि व्हील चेयर पे बैठी रहेंगी, व्हील चेयर पे ही इनको जनता बैठाए रखेगी, तो थोड़ा सा समय है, 2 दिन का और रह गया है, 2 तारीख को पता लगे। पर हम लोगों को आज कोरोना कोविड महामारी के ऊपर बात करनी चाहिए। आज जनता जिस तरीके से मर रही है, जनता को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, जनता सड़कों में मर रही है। कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ है हमारे योगी आदित्यनाथ जो बड़ी बड़ी बातें करते थे बंगाल में जाकर के सोनार बंगला बनाएंगे? अरे भाई, सोनार बंगला बनाने की जगह आप सोनार यूपी बनाइए, सोनार हिंदुस्तान बनाइए, कुछ तो बनाइए। जनता मर रही है, कहाँ है? निकलिए, आप घर से निकलिए माननीय मोदी जी। पर उन्हें टाइम नहीं है माननीय मोदी जी को हमारे कि कुछ बातें करने जनता से। जनता मर रही है, क्यों नहीं देते इन्हें बेड, क्यों नहीं मिलती है इन्हें ऑक्सीजन, क्यों नहीं आप बात करते हैं? तो ये लोग नहीं करेंगे। इन्होंने विकास की बात कभी करी नहीं है, 7 साल हो गए देश में विकास की बात करी नहीं है। अगर जितनी तेजी से इन्होंने विकास अपने
कार्यालयों का करा था। मैं आज से बताना चाहूँ 7 सालों के अंदर जितनी तेजी से कार्यालय इन्होंने बनाए उतनी तेजी से अगर इन्होंने हॉस्पिटल बनाए होते तो आज जनता को बेड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बेड मिल रहे होते। पर इन्हें कुछ नहीं, केवल राजनीति करनी है। बंगाल में सरकार बना लें, आसाम में सरकार बना लें, 5 राज्यों में सरकार बना लें, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास जनता को देने के लिए। पहले कोविड महामारी में इन्होंने बहुत कहा था दीपक जला लीजिए, थाली बजा लीजिए, कोरोना भाग जाएगा। अरे माननीय मोदी जी, उस समय तो आपने बहुत करा था, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब क्यों नहीं कह रहे हैं कोविड महामारी में आप ये कर लीजिए? क्यों नहीं कह रहे हैं? बड़ी शर्मनाक की बात है कि आपके पास जनता को टाइम नहीं है देने के लिए। मैंने अभी यही सवाल किया था अश्विनी जी से, सुमित मल्होत्रा जी, कि आज जो मतदान हुआ है, क्या इस मतदान में कोरोना का मसला भारी रहा होगा? क्या इस मसले को देखते हुए जनता ने आज वोट दिया होगा? पल्लवी जी बिल्कुल जनता वहां की बंगाल की समझ रही है कि हमें किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। झूठे बातों को भगाने का काम करा है उन्होंने, जनता ने इस बार भी, जो आज आखिरी चरण हुआ है। और आप देखिएगा, जो मैं नहीं इस पर अभी भी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि कोविड महामारी चल रही है, बहुत भयंकर कोविड महामारी है। हम लोगों को आंकड़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। समय अब कोविड महामारी के दौर चल रहा है, केंद्र को और राज्य को दोनों को मिलकर के जनता की मदद करनी चाहिए, जनता को बचाना चाहिए। पर माननीय मोदी जी एक शब्द नहीं बोले हैं अभी तक। क्यों नहीं बोले हैं? न गृह मंत्री बोल रहे हैं। कहां है गृह मंत्री, कहां है अमित शाह जी? आज कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कोविड महामारी में IPL करा रहे हैं, मैचेस करा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है? अरे भाई काय के लिए हो रहे हैं? और आप पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में आप करा रहे थे, आपको ये नहीं आ रहा था, शर्म नहीं आ रही थी आपको? पंचायत चुनाव कोविड महामारी में करा रहे हैं। तो कोविड महामारी में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी तो हुए सुमित जी। नहीं बिल्कुल पल्लवी जी, बिल्कुल हुए। हम लोगों ने फरवरी में कहा था कोविड महामारी है, जो 3 चरण रह गए हैं, इसको हम नहीं चाहते हैं कि एक साथ पूरे चरण हो, हम चाहते हैं कि तीनों एक साथ में हो जाएं। पर भारतीय जनता पार्टी या और भी लोगों ने ये नहीं चाहा कि तीनों चरण एक साथ में हो जाएं। इन लोगों का यही एक उद्देश्य था बंगाल के अंदर कि जितना ज्यादा हम लोग करेंगे चुनाव प्रचार, उतनी ज्यादा हमारी सीटें आएंगी, और कुछ नहीं है। हम लोगों ने पहले पहल करी, तो और पार्टियों ने पहल करी। क्यों नहीं इन लोगों ने पहल करी? माननीय मोदी जी ने क्यों नहीं करी पहल कि 3 चरण एक बार हो जाए? चुनाव आयोग से क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री जी को, नहीं कहा। यही देश ने देखा है कि आखिरी चरण में भी इसको भी देख करके वोट करा गया है। चलिए ठीक है, बताइए अश्विनी जी। पल्लवी जी देखिए, हमारे मित्र TMC के प्रवक्ता ने जो बड़ा पॉइंटेड 3-4 चीजें कहा है, मैं सबका बस इसलिए बार जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा है कि अस्पताल नहीं बनवाया मोदी जी ने, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 7 साल हो गए, देश में कहाँ विकास करा है? कौन से हॉस्पिटल बनाए हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना सुमित जी, एक एक करके दोनों बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप उनसे जवाब ले लीजिए। उन्होंने कहा देश के संग में धोखा कर रखा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, अब जनता सहन नहीं करेगी, आपको भगाने का काम करेगी। बहुत हो गया, आप लोगों ने धोखा करा है जनता के संग में। पल्लवी जी, इनका हो गया हो तो मैं बता जवाब दूं। चलिए, उसी धोखे पर जवाब दे रहे हैं सुमित जी। एक बार सुन लीजिए क्या कुछ धोखा किया है अश्विनी जी ने, बताइए। मैं अस्पतालों पर ही जवाब देना चाहूंगा कि मेरे मित्र को शायद ये पता होना चाहिए कि इस 7 साल पहले हमारी सरकार जो है 6.5 साल के आसपास की हो गई, 7वां साल मान लीजिए है। इस देश में एक उदाहरण तक कितने एम्स थे और आज कितने एम्स हैं, सिर्फ ये इनको पता चल जाए, बाकी अस्पतालों की बात छोड़ दें। मैं एक उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं दे दूं पल्लवी जी। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना माननीय योगी जी ने की है, जिसमें 13 चालू हो चुके हैं, 3000 सीटें बढ़ाई गई हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। सर, उत्तर प्रदेश का डेटा अभी आपने दिया अश्विनी जी, आप अपना पूरा जवाब रखिएगा। सर बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, उसके अलावा क्या कुछ किया है जो कि सुमित मेहरोत्रा जी जानना चाहते हैं, उनको जवाब दे दीजिए, बताइए। मैंने अस्पतालों का आंकड़ा दिया और अभी दूसरा आंकड़ा मैं देना चाहूंगा। इन्होंने कहा सिर्फ सरकार बनाना आता है इनको। मैं इस पर ये बोलना चाहूंगा सुमित भाई, सरकार बनाने के लिए हम सब दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। सरकार आपको भी बनाना था, हमको भी बनाना था। तो राजनीतिक दल है तो हम घर नहीं बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव की राजनीति करेंगे। ये सरकार बनाना है 5 राज्यों में। आप एक राज्य में थे, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो 5 राज्य में थे। तो ये कहने की कोई बात नहीं है। और आ जाइए, मेरा पूरा जवाब हो जाने दीजिए सुमित भाई, फिर बोल लीजिएगा। मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना था, पूरा जवाब हो जाने दीजिए। तीसरा सही बात आप चैनल के माध्यम से आपको बताई है, मैंने सही बात बताई है, मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। आज देश के हालात, ठीक है सुमित भाई सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बताइए कितना विकास हुआ, बताइए। इन्होंने कहा ताली और थाली बजवाई। ताली और थाली किसके लिए बजवाया? कोरोना वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर थे, जो हमारे अस्पताल के कर्मचारी थे, जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो कोरोना वॉरियर्स उस समय जान लगाकर मेहनत कर रहे थे और जिनको गलियों में लाठियां लोग मार रहे थे, उन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, तो कोरोना को कोई नहीं जानता था, उस समय उनकी सेवा की, उनके हौसला अफजाई के लिए वो ताली और थाली और दीपक जलाने का काम किया गया था। ये सुमित भाई मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद आ जाइए, मोदी जी, आपने बहुत बढ़िया आरोप लगाया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। माननीय मोदी जी कितनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं, पल्लवी जी आपको पता होगा। अरे भाई बोला था क्या इस बार बोला? नहीं बोला, एक बार एक शब्द नहीं बोला इस बार भी माननीय मोदी जी ने। भाई बीच में क्यों बौखला रहे भाई? सुन लीजिए। नहीं बौखला नहीं रहे, आज देश सवाल पूछ रहा है, कहाँ है आप? बाद में जवाब दे दीजिएगा, वो बाद में ही पूछ लेंगे आप हमसे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय वार लेवल पर विश्व के लोगों से बात करके, जो रसिया से बात किया उन्होंने, रसिया से परसों 2 तारीख को हमारे यहाँ जो वैक्सीन की कमी है वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिका से बात किया, वहाँ से कच्चा माल हमको नहीं मिल पा रहा था, वो कच्चा माल आ रहा है। अरे साहब, पहले तो हम बड़े वादे करे थे कि हमने हिंदुस्तान में वैक्सीन बना ली है, आपने यहाँ से सारा वैक्सीनेशन का काम बाहर भेजा है। अपने देश को जरूरत थी वैक्सीन की, आपने बाहर भेजा है। कहाँ है आप लोग? इसके ऊपर भी तो कुछ बोलिए अश्विनी जी। सुमित जी जरा धैर्य रखिए,
देखिए धैर्य तो कुछ नहीं होगा, खत्म हो चुका है, हमारी बात अब धैर्य खत्म हो चुका है। आज देश की जनता पूछ रही है, सड़कों पे लाशें पड़ी हैं, कहाँ है आपको कोई फिक्र है या नहीं है? पल्लवी जी, जिसके घर का बच्चा जाता है उसे दुख होता है। जाने दीजिए सर, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। और हमें भी पता है सर, आप भी जान रहे हैं कि कितना गंभीर मुद्दा है, तो गंभीरता दिखा लेते हैं। लड़ने से बेहतर है कि एक सार्थक बहस कर लेते हैं। जनता को और मरवाना मरवाते रहिए, हमें राजनीति नहीं करनी है। कोई राजनीति नहीं हो रही है सर, मैं वही कह रही हूँ। अभी तो एक डिबेट शो चल रहा है, यहाँ कौन सी राजनीति हो रही है? मैं यही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में क्या कोरोना महामारी का मुद्दा है, व्यवस्थाओं का मुद्दा हावी रहा होगा? उसी का जवाब अश्विनी जी दे रहे हैं। उसके बाद मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। सुमित जी। पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 24 आवर्स के अपने जितने भी घंटे वो काम के करते हो, वो सबको वो है, उसमें वो देश के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। और देश मुख्यमंत्रियों की बैठक लेना हो या कल आने वाले कल में मंत्रियों की एक विशेष बैठक लेनी हो या ऑक्सीजन के लिए दूसरे देशों से पीछे करना हो। आज ऑक्सीजन की कमी, मैं मान रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं थी, लेकिन टैंकर की और लॉजिस्टिक्स की कमी थी। उस कमी को भी पूरा करने का काम सरकारों ने ही किया है। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा ये कहूंगा, शायद हो सकता है सबको गलत लगे, आईपीएल की बात अभी कहा इन्होंने, मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ सुमित भाई। लेकिन आज कोरोना काल में लोग डरे हुए हैं, अपने घरों से न निकले 5 घंटे। ये आईपीएल भी उनके लिए एक तरह से वरदान है कि लोग जो नहीं मान रहे, सब्जी मंडी से लेकर हर जगह पाए जा रहे थे, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, वो कम से कम 4-5 घंटे अपने घरों में तो शांति से हैं। ये कोरोना का बड़ा भयावह काल है पल्लवी जी। हमको और आपको, किसी को भी आम जनता की तरह इसको हल्के में नहीं लेना है। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। ये आप अभी सुमित भाई कह रहे थे कि ये सुरेश जी बहुत बड़ी है, आप राजनीति नहीं करना। राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी के घर में भी 10 आदमी का खाना बन रहा हो, 12-14 आदमी आ जाएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी सुमित जी। लेकिन अगर 50 आदमी आ जाएंगे तो व्यवस्था में समय लगेगा, और वो समय अब खत्म हो चुका है। अब हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर कमियां अभी भी है, इसको मैं स्पष्टता मानता हूं, लेकिन 1 से 2 दिन और लगेगा। आप देखेंगे ऑक्सीजन भी होगा, बेड भी है, डीआरडीओ से लेकर सब जगह बेड बनाए जा रहे हैं। आज ये बताइए, पूरे देश में 1000 बेड नहीं थे सुमित जी, आपको नहीं पता होगा, ऑक्सीजन वाले बेड 1000 नहीं थे। आज लाखों की संख्या में हमारे पास 17-18 लाख बेड हैं, पूरे देश को मिला लीजिए तो। कहा आप आइए, देखिए बेड और उसकी कमी अब नहीं होगी। सरकार पूरी तरीके से इस समय अपने को वार लेवल पर पहुंच चुकी है सुमित जी, और ये देश आपका भी है और हमारा भी है। कोई भाई मरता है तो हमारा भी भाई है, वो हमको भी संवेदना है। ये आपदा है, ये 100 सालों में नहीं आई थी। मेरी उम्र जो है 53 साल है, मैंने नहीं देखा, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा। तो उसके लिए एक साधन संपन्न नहीं था भारत देश स्वास्थ्य में, लेकिन आज हमारे पास लैब भी है, हमारे पास पीपीई किट भी है, ऑक्सीमीटर भी है, और सब कुछ है आज हमारे पास। लड़ रहे हैं मजबूती से, और जो शहादत दे दिए उसके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहूंगा कि आगे जितने लोग बीमार हैं उनकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, राजनीति करना। जी पल्लवी जी। बताइए सुमित मल्होत्रा जी। जी पल्लवी जी, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, तो कहाँ है भैया? आज जनता सड़कों पे है, आपको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है। जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, गला फाड़ के कह रही है, ना बेड है ना ऑक्सीजन है, धरातल पे कुछ नहीं है। टीवी पे जरूर दिखाई पड़ रहा है, हकीकत में कोई बेड नहीं है आप लोगों के पास, ऑक्सीजन की भी कमी है। आज पाकिस्तान जैसा देश हमारी मदद करने के लिए बैठा हुआ है, जिसे आप लोग कहते थे पाकिस्तान आतंकवादी है। आज वो देश, पाकिस्तान जैसा देश आपकी मदद करने के लिए कह रहा है। तो इस बात को समझना चाहिए। हमारे माननीय मोदी जी को जैसे ही आज चुनाव संपन्न हुआ, वैसे ही कल तुरंत मंत्रियों की मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग क्या पहले नहीं हो सकती थी? चुनाव जरूरी था या देश जरूरी है? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। जो आप बातें करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहले देश जरूरी है। माननीय मोदी जी हर बातों में कहते हैं अपनी देश जरूरी, पहले मेरे लिए देश जरूरी। आज आप बात करते हैं वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन के दाम आज आप लोगों ने केंद्र में कुछ, राज्यों में कुछ और कर रखे हैं। इसका भी खेल चल रहा है। क्यों चल रहा है साहब? वहाँ पे 150 रुपए में। मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर सर रुकना है, और ये वैक्सीन की कीमत को लेकर मुझे कुछ जानकारी भी आपको देनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, फौरन हाजिर होंगे।
पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे कि कल जाकर देखिए मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कोई बैठक नहीं की। सर, मैं आपको याद दिला दूं कि एक एक दिन में 4-4 बैठकें भी हुई हैं अलग अलग विभागों के साथ, और इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर भी बैठक की है। हर तरीके से बैठक उन्होंने की गई है। जो ऑक्सीजन निर्माता कंपनियां हैं उनके साथ भी उन्होंने बैठक की और कल मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। लेकिन एक बात से मैं आपकी सहमत हूं कि जो तैयारी हमारी पहले से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, उसमें ढिलाई रह गई, उसमें चूक रह गई, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। रही बात वैक्सीन की, तो केंद्र सरकार जो अभी तक राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देती आई है वो अभी भी देगी, और उसके अलावा कोवैक्सीन, कोविशील्ड ने भी अपने दाम अब कम कर लिए हैं। तो अब कहां दिक्कत आ रही है? फिर आप बोलते हैं कि राजनीति मत कीजिए इस मसले पर। मोदी जी को टाइम मिला, पूरा 1 साल का टाइम मिला, वो मैंने अभी रिपीट किया सर। मैं इस बात के साथ आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि जो समय था उसको हमने गंवाया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, नहीं करा है साहब। जनता देख रही है कि आपको पूरा समय मिला था, साल भर का पूरा समय मिला, कहाँ है हमारे पास चीजें, जो चीजें होनी चाहिए थी, जनता की जान बचाई जा सकती थी। आज आपको मालूम है जितने केसेस निकल रहे हैं, जितनी डेथ्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, पर इसके ऊपर भी ये लोग बात नहीं करेंगे साहब। पल्लवी जी, मेरे को बड़ा दुख होता है, ये लोग झूठे आंकड़ों के ऊपर झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में देश को बर्बाद कर देंगे और कोई काम नहीं करेंगे। 7 सालों में जिन्होंने करा है। और रही इन्होंने जो आप बात कह रही थी पल्लवी जी, केंद्र में ये हकीकत है, केंद्र को 150 रुपए की और राज्य को 400 रुपए की वैक्सीनेशन का। आज भी मैं न्यूज पे पढ़ रहा था, न्यूज पे देख रहा था, तो ये चीज हो गई है। कई जगह हो रहा है साहब, कई जगह खेल हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब केंद्र में 150 रुपए की है तो वो चीज राज्यों में भी 150 रुपए की आनी चाहिए। कई चीजों के ऊपर जीएसटी लगा रखी है, उसे छूट करें। कई मेडिकल फीस के ऊपर जो इन्होंने लगा के जीएसटी लगा के उसे पैसे ले रहे हैं, उसके ऊपर इन्हें जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। इस समय देश की सेवा करनी, जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि पेट भरने चाहिए अपने।
ठीक है, बिल्कुल सर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना वोट दिया होगा और 2 मई को क्या कुछ होता है ये तस्वीरें तो बहुत ही जल्द साफ हो जाएंगी। फिलहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। अश्विनी जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अलग मुद्दों पर सुनवाई हुई। माइकस क्यूरी राजशेखर राव ने घर पर रहकर इलाज कर रहे लोगों के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि उन लोगों को ऑक्सीजन से इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि अस्पतालों को वरीयता दी जा रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि वो घर पर रहकर कोरोना का इलाज कर रहे लोगों को होने वाली मुश्किलों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति में ऑक्सीजन के लिए 2 अलग अलग रिफिलर लगा सकते हैं, जिसमें कि एक नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के लिए हो और एक ऐसे लोगों के लिए जो घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने पूरे 490 मैट्रिक टन का आवंटन किया है। नागरिकों की सुविधा के लिए हम वितरण केंद्र स्थापित करने के बारे में सोच सकते हैं। कई प्राइवेट क्लिनिकों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में हमें अस्पतालों के कोटे से ही ऑक्सीजन डाइवर्ट करना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि घर पर रहकर इलाज करा रहे मरीजों को देखते हुए हमें अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन को कुछ समय के लिए कम करना होगा। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कहा कि यह मुश्किल समय है। किसी एक को ऑक्सीजन पाने के लिए किसी न किसी एक को उसे खोना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार की तरफ से जमकर अपने जवाब रखे गए हैं। वहीं एक बड़ी बात भी केजरीवाल सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि केंद्र सरकार से भी पूछे कि उन्होंने इतने दिनों में क्या किया। तो जबरदस्त और तीखी बहस आज दिल्ली हाईकोर्ट में हुई है और राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक अहम टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। चलिए, अश्विनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मसले पर भी चर्चा के लिए उनका ही रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, बड़ा सवाल ये है कि ऑक्सीजन जब लगातार इतना हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन घटती जा रही है, मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन सब के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी कि हमें अस्पतालों का कोटा कुछ कम करके जो घर पर इस समय लोग आइसोलेट हैं उनके लिए रखना होगा, इस टिप्पणी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अस्पतालों की तस्वीरें जब इतनी डरावनी है, अगर उनका ही हम कोटा कम कर देंगे तो और भी स्थिति भयावह हो सकती है। देखिए, अब ये ऑनरेबल कोर्ट ने कैसे कहा और किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये तो ऑनरेबल कोर्ट का ही मामला है। लेकिन जहां तक संवेदनाओं की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि घर के पेशेंट को भी जो है देना चाहिए और अस्पताल के पेशेंट को भी देना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जरूर की जानी चाहिए पल्लवी जी, कि अगर जो घर में मतलब वो पेशेंट है जिसकी क्या कहते हैं, जिसको ऑक्सीजन 90 से ऊपर है, 92 से ऊपर है, उनको एहतियात के तौर पर लोगों ने घरों में अपने रख दिया है। ये काम अगर न हो, वो ऑक्सीजन न दिया जाए घरों में, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जरूरत पड़ने पर उनको अस्पताल में भेज दिया जाए या वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, ये होना चाहिए। क्योंकि किसी की भी जान, चाहे वो अस्पताल में मरीज हो या घर पे मरीज हो, कीमती दोनों की जान है और उसको बचाना एक नैतिकता का कर्तव्य है जिसको करना चाहिए। और अब हमें लगता है कि देश में कुछ दिनों में पल्लवी जी ऑक्सीजन की भी वो कमी नहीं रह जाएगी, क्या माननीय न्यायालय को भी कहना पड़े कि इनका ऑक्सीजन लेकर उनको दिया जाए। बस यही है ना कि ये समय कैसे कटेगा। वो जो आप कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हमें भी पूरा विश्वास है सरकारों पर, लेकिन ये समय जो अभी नहीं कट रहा है, ये तस्वीरें बड़ी डरावनी है सर। इस बीच में जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली की परिस्थितियों को देखते हुए अब एलजी से दखल देने की अपील की जा रही है। चूंकि कल इतने बड़ा प्रावधान अब लागू कर दिया गया है, एलजी अब सरकार से ऊपर हो गए हैं, तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि उनके दखल देने से ये जो अव्यवस्थाएं इस समय दिल्ली में फैली हुई हैं वो सही हो जाएंगी, वो कंट्रोल में आ जाएंगी। देखिए, एक मैं ये बात कहूंगा, सवाल मुझसे ही था पल्लवी जी ना जी। दिल्ली की जो सरकार है, ये केजरीवाल सरकार बड़े मासूम तरीके से शुरू से पहले दिन से ही इस कोरोना में भी राजनीति कर रहे हैं। पिछली बार भी कोरोना में इन्होंने प्रवासियों के साथ राजनीति किया और इस बार देखिए कितने मासूमियत से माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन, मतलब जो उनके साथ गुप्त मंत्रणा हो रही थी, उसमें उन्होंने उसको प्रसारित करवाने का काम किया।
अभी एक 100 बेड का होटल ही जो है माननीय जजों के लिए दे दिया। तो ये राजनीति शुरू से वो करते रहे। अब जो अधिकार केंद्र ने दे दिया है एलजी साहब को, जो कानून बन गया है, कानून पास हुआ, उसमें भी अब वो राजनीति कर रहे हैं कि अब केजरीवाल की कोई जरूरत नहीं है, अब तो सब एलजी साहब करेंगे। तो हर जगह राजनीति करने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहूंगा केजरीवाल जी राजनीति मत करिए। जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली का अस्पताल है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर, जिसको बार बार आपने कहा है कि केंद्र सरकार हमको भरपूर मदद कर रही है, उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली निवासियों के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। राजनीति फिर हम लोग कर लेंगे। आप बहुमत में हैं सदन में, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज राजनीति से आपत्ति है। राजनीति मत करिए, लोगों की चिंता कीजिए, और उस चिंता में आप असफल हुए हैं। केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी रही है, ये आपने स्वीकारा है, तो देरी किस बात की है? दूसरे पर डालने की क्या बात है? कभी नहीं। अब देखिए पल्लवी जी, एक काम इन्होंने किया हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा कि गैस की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लॉजिस्टिक की कमी है, टैंकर की कमी दिल्ली में है। चलिए ठीक है, दिल्ली एक राजधानी है, वहां पर जो है उद्योग नहीं है। तो समाचार पत्रों में लाखों करोड़ों के विज्ञापन छपवाने की क्या जरूरत थी? आम जन से मांगने की क्या जरूरत थी? ये तो एक स्पेसिफाइड है कि ये यहाँ मिलेगा। बाद में उनको समझ में आया कि थाईलैंड और बैंकॉक में मिलेगा, तो वहां से मंगाने का काम करने की बात की। ये काम उनको पहले कर लेना चाहिए था। जो ये नाटक और ड्रामा से किया उन्होंने, कि अखबारों में छपवाकर जनता को गुमराह किया, उतना समय उन्होंने बर्बाद किया। और भारत सरकार से अपेक्षा करते रहे कि हमको 490 जो गैस मिलना है वो हमको हमारे दरवाजे तक पहुंचा के देगी भारत सरकार, जो कि भारत सरकार ने ये नहीं कहा था। उनको गैस का एलोकेशन हुआ था, पहुंचाने की बात सरकारों को अपने ले जाना था। जी पल्लवी। बताइए, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रीतपाल जी, सर तमाम बातें आपने अश्विनी जी की सुनी होंगी, भारतीय जनता पार्टी से हैं वो, और आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से कोरोना के ही मसले पर सुनवाई हुई। बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है कि अब अस्पतालों का ऑक्सीजन का कोटा कम करके जो मरीज इस समय घरों पर आइसोलेट हैं उन्हें वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तो इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। इसके अलावा अश्विनी जी ने जो कुछ भी कहा उस पर भी। पल्लवी जी, दिल्ली की सरकार जो है हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को जिम्मेवार मानती है। घर के अंदर तकरीबन 44 से 45 हजार जो हमारे दिल्ली के लोग हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। वो उनको ऑक्सीजन पहुंचाना, उनको ऑक्सीमीटर देना, उनको थर्मोमीटर देना, उनको डॉक्टर द्वारा ऑब्जर्वेशन पे रखना, ये दिल्ली की सरकार का काम है। जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी इस समय, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, मगर ये अच्छी राजनीति क्यों कर रहे हैं? इन्होंने जो कानून देश की संसद में गलत तरह से पास हुआ था, उस पे आज के कल के दिन ही क्यों उसमें अधिसूचना लानी पड़ गई? क्यों एलजी को, जो एलजी नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, ये माननीय न्यायालय ने मैंने 2018 में ही कह दिया था कि एलजी जो होते हैं वो नियुक्त किए हुए व्यक्ति हैं, वो नौकरशाह हैं, वो चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे राज कर सकते हैं, वो चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे निर्देशित कर सकते हैं? उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। चलिए खैर, हम दूसरी ओर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें दिल्ली वालों को चाहिए, उसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को कि आप किसी भी तरह से लोगों को ऑक्सीजन जो है उपलब्ध कराइए, तो जो दिल्ली के सरकार के जो वकील थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने हाई कोर्ट को कराया, जिसमें से मुख्यतः उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो महाराष्ट्र का दिया और एमपी। मैं आपको कुछ आंकड़े पूरे जो ज्यादातर प्रदेश इसमें ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, किनको कितनी चाहिए और कितनी मिल रही है, मैं छोटे से आंकड़े आपके सामने रख दूं। उत्तर प्रदेश में जो है 800 मीट्रिक टन की जरूरत है प्रतिदिन, 753 मीट्रिक टन जो वहां पे पहुंच रही है। पंजाब में 126 चाहिए, 136 पहुंच रही है। तमिलनाडु में 200 चाहिए, 220 पहुंच रही है। केरला में 89 चाहिए, 99 पहुंच रही है। ये मीट्रिक टन इसको रखिएगा। छत्तीसगढ़ 215 मीट्रिक टन चाहिए, 227 मीट्रिक टन पहुंच रही है। राजस्थान 205 मीट्रिक टन चाहिए, 205 पहुंच रही है। तेलंगाना में 360 चाहिए, 360 मीट्रिक टन पहुंच रही है। अरुणाचल प्रदेश में 440 चाहिए, तो 440 मीट्रिक टन पहुंच रही है। आपको उत्तराखंड में 103 मीट्रिक टन चाहिए, 103 मीट्रिक टन पहुंच रही है।
इसी तरह गोवा में 11 मीट्रिक टन चाहिए, 11 मीट्रिक टन पहुंच रही है। गुजरात में 1000 मीट्रिक टन चाहिए, 975 मीट्रिक टन वहां पहुंच रही है। एमपी में 445 मीट्रिक टन चाहिए, जो 543 मीट्रिक टन पहुंच रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में 1500 मीट्रिक टन चाहिए, 1661 मीट्रिक टन पहुंच रही है। तो दिल्ली को जो रोजाना जो जरूरत पड़ती है वो 700 मीट्रिक टन की पहुंचती है, मतलब जरूरत है। तो मात्र 480 और 490 मीट्रिक टन बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की सरकार मांग कर ले रही है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है दिल्ली के साथ, जबकि पूरा देश अब ये जान चुका है। जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग जब हो रही थी तो उसको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। तो वो देश की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। वहां पे देश में आपदा आ चुकी है और ये राष्ट्रीय आपदा है। राष्ट्रीय आपदा में देश की जनता को पता चलना चाहिए, जो हमारा टैक्स पेयर है उसको पता चलना चाहिए कि ये जो रुकावट आ रही है वो कहाँ पे आ रही है। इसकी जानकारी अगर अरविंद केजरीवाल जी ने उसको टीवी के माध्यम से या और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया तो उन्होंने एक नायक का काम किया, ताकि देश की जनता को पता चला कि देश की दिल्ली की जो गैस है वो कहाँ कौन कैसे रोकी जा रही है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि इस समय जो है जो जरूरतें थी वो इनको पूरी करनी चाहिए थी। तो मैं प्रवक्ता जो है बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता जो भाजपा के, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर जो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जो होती हैं तो प्लांट लगाने होते हैं उसको निर्देशित कौन करता है? ये क्या अपने शासित प्रदेशों में जो भाजपा वो स्वयं लगाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको निर्देशित करती है? देखिए, आपके चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको भटकाने का, उनको गलत जानकारी देने का काम आपके चैनल पे बैठ के करें। इस पे मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ। चलिए अश्विनी जी, उन्होंने पूरा आंकड़ा यहाँ पर पेश कर दिया है और इस आंकड़े को अगर माने तो दिल्ली के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? बाकी हर राज्य में आप प्रॉपर पहुंचा रहे हैं और राज्यों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली में ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। देखिए पंडित जी, हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने बहुत बढ़िया कहा और आपने भी ये दोहराया कि सभी राज्यों को, तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं। आपने भी कहा और हमारे प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि सबको दे रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण अभी इन्होंने दिया कि 1500 की जरूरत है, 1600 वहां दे रहे हैं। ये एक आंकड़े अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने भी दिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का दिल्ली दिल है। हिंदुस्तान में दिल्ली से, क्योंकि वहां केंद्र की भी राजधानी है, वो केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है, इसलिए हमको वहां पर कोई पार्शियलिटी करने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा उनको देने की बात की है। उन्होंने जब 500 की बात की थी तो 480 का कोटा, उस समय उनका कोटा कम का हुआ करता था तो बढ़ाकर कोटा उनको किया गया था। लेकिन इन लोगों ने, मैंने बहुत भी प्रवक्ताओं को सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली की दहलीज पर पहुंचा कर दीजिए। तो ये अपेक्षा कर रहे थे कि केंद्र सरकार कोटा भी देगी और गैस भी पहुंचाएगी। वो नहीं था, क्योंकि अस्पतालों के पास उनका अपना सबसे एक सेटिंग होती थी कि भाई कौन फैक्ट्री बना रहा है, कौन अस्पताल को कौन सप्लाई करेगा। ये सप्लाई चेन क्योंकि अब थोड़ा सा उसके सिस्टम के बारे में भी आया, तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी देखिए ऑक्सीजन के ऊपर ये इतनी बड़ी महामारी कभी आई नहीं और इस पर कोई नीति स्पष्ट नहीं है, कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि ऑक्सीजन जो है, जब कोरोना नहीं आया था, पिछले साल कोविड-19 में जब नहीं आया था, तो हमको 700 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती थी इसके मेडिकल के लिए। ये डिमांड जो है 2800 तक पहुंच गई, उसको भी हमने किया है। पिछली बार कहीं भी ऑक्सीजन की कमी, कहीं भी कोई भी हल्ला नहीं मचा था ऑक्सीजन की कमी से। उस समय प्रवासियों की एक समस्या थी, जिसको सरकार ने बाद में टैकल किया, कायदे से किया। उसके बाद इस बार हमारे पास जो है लगभग 7000 के आसपास, 7500 के आसपास पूरे देश में डिमांड बढ़ी है। हमने उसके ऊपर व्यवस्था की है ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने अपने डिमांड से हमेशा ऊपर की है, चाहे वो 10 मीट्रिक टन हो या चाहे 50 मीट्रिक टन हो। अभी क्या है, जो भारत सरकार का ऊपर जो है मेडिकल ऑक्सीजन में नेशनल फार्मा प्रोवाइडिंग अथॉरिटी ये तय करती है कैसे कहा जाएगा, ये अथॉरिटी है, कैसे कहा जाएगा किसका कोटा क्या होगा। तो हमने दिल्ली को कोटा कम देने की बात नहीं कही थी, हमने दिल्ली से कहा था कि आप ले जाइए। वही सवाल अभी हमने किया
कि इन लोगों को थोड़ा 10 दिन पहले अगर जो टैंकर की व्यवस्था हो जाती, जो क्रायोजेनिक टैंकर है, क्योंकि वो पानी के टैंकर में तो जा नहीं सकता था, उसकी व्यवस्था अगर दिल्ली सरकार के पास होती तो जैसे यूपी मंगा रहा है, जैसे महाराष्ट्र मंगा रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश मंगा रहा है, वैसे दिल्ली को भी समस्या नहीं होती और दिल्ली सरकार को गैस पूरी तरीके से पहुंच जाता। और आज हम लोग ये सवाल जवाब न करके दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान आम आदमी पार्टी की सरकार रख पाती। प्रीतपाल जी, अब बड़ी बात यहाँ पर यही है, जो आंकड़ा आपने पेश किया उनमें कई ऐसे राज्यों का आंकड़ा भी आपने दिया जहां पर कांग्रेस की सरकार है या गठबंधन में सरकार चल रही है। जब वहां पर सब कुछ सही है, वहां के लिए केंद्र सरकार एकदम सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, मैं आपकी बात कर रही हूँ आपके आंकड़े के हिसाब से, तो दिल्ली के साथ ऐसा क्यों करेगी केंद्र सरकार? क्या आम आदमी पार्टी से उन्हें कोई दुश्मनी है, जो वो पर्सनल अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहे हो? जबकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा वो देश की राजधानी भी है, तो आपके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाएगा? पल्लवी जी, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बीच में कई बातें खा गए, पूरी जानकारी उन्होंने आपको नहीं दी। 2019 और 2020 के बीच में ये जब आपदा आई थी, यानी दिसंबर के महीने 2019 में ये पहला केस वुहान में आया था, चीन के पास। उसके बाद लगातार WHO बार बार चेतावनी दे रहा था कि आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइटें हैं उसको रोक लीजिए, अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को आप रोकिए, क्योंकि ये कोरोना जो है आपके देश में फैल सकता है। उसको नजरअंदाज इन्होंने कर दिया। नजरअंदाज करने का ये नतीजा हुआ कि दिल्ली के चुनाव बीच हुए। उसके बाद नमस्ते ट्रंप का भी कार्यक्रम इन्होंने कर दिया और MP की सरकार भी गिरा दी। उसके बाद जो ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे वहां इतनी मेट्रिक टन की जरूरत नहीं थी, ICMR जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही बनाया गया है, जो WHO कोई अगर कुछ भेजता है तो ICMR देश के अंदर इसको चलाता है, उसने बकायदा WHO के कहने के ऊपर अगस्त 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अवगत करा दिया था कि ये एक लहर आई है, इसके बाद एक बड़ी लहर आएगी जब आपको ऑक्सीजन की, आपको ICU बेड्स की बड़े ज्यादा संख्या में आपको बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आप पूरी तैयारी कर लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी सितंबर में इसको संज्ञान लेते हुए पूरे देश के अंदर अलग अलग बड़े जो अस्पताल हैं उनमें 142 अस्पतालों में प्लांट लगाने का तय किया, जिसमें जो फंड आना था वो जो प्रधानमंत्री फंड के तरफ से उसमें पैसा पूरा निर्धारित किया गया। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, 142 जो अलग अलग अस्पतालों में देश के अंदर लगने थे, जिसमें से 8 दिल्ली में भी लगने थे, ये जो ठेका दिया गया मात्र एक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया। इसका भी कारण अभी तक देश के सामने नहीं आया, ना कभी आएगा। ये भी बहुत जांच का विषय है। उस व्यक्ति ने क्या किया, दिल्ली के अंदर मात्र एक जगह पर उस प्लांट को लगाया, बाकी प्लांट लगे नहीं। ये बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया दिल्ली सरकार को प्लांट नहीं लगाए। वो भी अब क्लियर देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से अलग अलग चैनलों में चला दिया। तो पैसा आया तो PM फंड से वो स्वास्थ्य मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन प्लांट को लगाना था, वो प्लांट लगाने में विफल हुई और एक ही व्यक्ति को 142 ठेके दे दिए, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो गैस है उसकी कमी है। आपको ये जान के दुख होगा कि 2020 शुरुआती जनवरी जब फरवरी तक का ये मामला था, जब देश के अंदर मात्र पूरे महीने में 3 लाख केस हुआ करते थे, आज प्रतिदिन 3 लाख प्लस, यानी आज 3,69,000 मामले हो चुके हैं देश के अंदर और 3700-3600 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच इन्होंने यानी अगस्त से लेकर और फरवरी के बीच में 9,000 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन थी वो विदेशों में भेज दी। रेमडेसिविर, जिसके लिए अभी कई माताएं आप ही के चैनल के माध्यम से देखा गया कि CMO के चरणों में घुट के पड़ रही है, वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया। हम आप सब इधर उधर धक्के खा रहे हैं। आपके पास भी दिन भर में 10 फोन आते होंगे, आप भी लोगों को कहते हो मैं कहां से करूं। उस रेमडेसिविर के कितनी लाखों डोजेज जो है इन्होंने विदेशों में भेज दी। 6,45,000 जो वैक्सीन जो हमारे देश के लिए रामबाण था, हमारी जनता की जरूरत थी, उसको उन्होंने 84 देशों को भेज दिया। ये भाजपा की सरकार की कारगुजारी है। जो आज हमारे देश के अंदर मौतें हो रही हैं, शमशानों में जगह नहीं मिल रही। मुझे देख के आज बड़ा दुख हुआ कि दिल्ली के एक जहां पे कुत्तों को दफनाया जाता है और जलाया जाता है, वहां पे इंसानों के लिए जगह बनाई जा रही है। तो इन सब हालातों का जिम्मेदार क्या अकेले केंद्र सरकार है प्रीतपाल जी? क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? ये बताइए, आप देखिए, आप पूरी बात है। पल्लवी जी, आप एक एंकर हैं,
जब आपको संपादक ने जो आपको बता दिया, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा, आप उसी को पढ़ेंगे, उससे इधर उतर नहीं जा सकती। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। मैं कम से कम अपने सुझाव तो रख सकती हूँ सर, मैं अपने सुझाव तो रखूंगी ना, मुझे जो समझ में आएगा मैं वो तो बताऊंगी ना सर अपने संपादक को कि सर देखिए हम ये भी अच्छा कर सकते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ संपादक अगर कुछ अच्छा होगा तो मना नहीं करेंगे। एकदम एकदम आप एंकर हैं और एक अच्छी एंकर हैं, आप सही बात देश के सामने रख रही हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 500 मीट्रिक टन की मांग की, नहीं, हम लोगों ने शुरू से 700 मीट्रिक टन की मांग की। हमको मिला, जो पहले मिलता था वो 378 मीट्रिक टन दिल्ली को मिलता था। हम लोगों ने 700 मीट्रिक टन की मांग की, वो 480 किया गया, जिसको बढ़ाकर 490 कर दिया गया। मगर अभी मैं आपको दुख के साथ बता रहा हूँ, वो 380, 340, 320, कभी कभी 280 इस तरह मीट्रिक टन दिल्ली को मिल रहा है। जबकि जिन राज्यों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, वहां प्रतिदिन वो मीट्रिक टन लगातार पहुंच रहा। जैसे इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास गाड़ियां होती तो वो ले लेती, बड़े दुख के साथ मैं आपको कहना पड़ रहा हूँ उस नेशनल चैनल पे कि जो इन्होंने 100 मीट्रिक टन जो बढ़ाया, हमारा जो 378 मीट्रिक टन हुआ करता था, अब 490 मीट्रिक टन किया गया है। वो बढ़ी हुई जो गैस है वो हमको मिलेगी बंगाल से और आसाम से। अब बताइए दिल्ली और बंगाल और आसाम में कितने हजार किलोमीटर का फर्क है। क्या इस तरह से विसंगति करनी चाहिए दिल्ली के साथ? प्रीतपाल जी देखिए, मैं एग्जैक्ट डेट अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अप्रैल के मिड में केजरीवाल प्रेस के सामने आते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में स्थिति एकदम सही है, सब कुछ कंट्रोल में है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब जगह व्यवस्थाएं हैं। और महज वो 7 दिन बाद फिर से प्रेस के सामने आकर कहते हैं कि अब दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है, हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है, हम केंद्र से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारी मदद को आगे आए। तो 7 दिन में ऐसा क्या हो गया जो आप पहले आकर कह रहे थे कि अभी सब कुछ ठीक है और 7 दिन में आपको अचानक से लग गया कि सब कुछ हाथ से निकल गया? मैं तुरंत लौटूंगी प्रीतपाल जी, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अश्विनी जी। एक तो मैं डेट याद दिला दूं, 11 अप्रैल थी और दूसरी डेट 15 अप्रैल की थी शायद, मुझे जहां तक याद है। दूसरा मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रीतपाल जी ने कहा आईसीएमआर ने चेताया था, एकदम चेताया था। एक आईआईटी करके कानपुर में संस्था है, बड़ी ही सम्मानित संस्था है हिंदुस्तान की, यहाँ के भी लोगों ने चेताया था कि मैक्सिमम अगर हो जाएगी तो 1.5 से पौने 2 लाख तक हम लोग जाएंगे। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? 3.5 लाख से ऊपर, पौने 4 लाख रुपए। अब ईश्वर न करे कि इससे आगे बढ़े, लेकिन हम बढ़ ही रहे हैं। तो एक चूक कहीं न कहीं अनुमान लगाने में हुई, जिसको मैं मानता हूँ। सरकारी संस्थाओं ने भी अनुमान नहीं लगा पाई, हम आप तो आदमी हैं, नहीं लग पाया अनुमान और ये चीजें बढ़ी, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन ये आपूर्ति नहीं हो पाई, इसको मैं नहीं मानता हूँ। आप लोग ले नहीं पाए, इसको मैं कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ऑक्सीजन इन्होंने कहा पल्लवी जी विदेश भेज दिया गया। मैं कहना चाहूंगा प्रीतपाल जी, हिंदुस्तान में या कहीं भी 2 तरह की ऑक्सीजन बनती है। और मैं आपके सम्मानित चैनल पर बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं पल्लवी जी, प्रीतपाल जी, अगर आईटीआई, क्योंकि इन लोग बहुत जांच कराते हैं, दिखवा ले। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था वो 8 या 9 हजार मीट्रिक टन की यहाँ से जो है एक्सपोर्ट हुआ है। और जो ये ऑक्सीजन है, क्या कहते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन है, सिर्फ 12 टन, सिर्फ 12 टन एक्सपोर्ट हुआ है। ये दूसरा जवाब आपका है। तीसरा, रेमडेसिविर और वैक्सीन जो दूसरे देशों में गया, 84 देशों में। देखिए, पिछली बार जो वेव आया उसके बाद थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 70, 75, 85, 100 से नीचे मरीज मिलने लगे थे। तो जो कंपनियां दवाइयों का उत्पादन ज्यादा मात्रा में कर रही थी, वो ऐसी दवाई है जो स्पेशली कोरोना में लगेगी, उसका स्टॉक नहीं किया, उन्होंने बनाया और अपना चारों तरफ क्या तो बेचा हो, क्या इतना कम बनाया हो। अचानक से जब ये बढ़ा है तो फिर से बनना शुरू हुआ है। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ 23 करोड़ हम लोग हैं, हमने 23 करोड़ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबको कह दिया है कि आप रेमडेसिविर अगर प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है तो सरकारी अस्पताल से आप ले सकते हैं। इतना तक सुविधा हम लोगों ने कर लिया। हम लोग कहाँ से पैदा कर दिए? कहीं से तो आया होगा। इस तरीके की बात। दूसरी, जो वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई है, देखिए, जब भारत सरकार, इतना बड़ा देश है, भारत ने दूसरे देशों की मदद कभी ली होगी। और आज जो विश्व के देश भारत के साथ खड़े हैं, हमने एक बार आपको पिछली बार पल्लवी जी याद दिलाना चाहूंगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जरूरत पड़ी थी
और पैरासीटामॉल हमने करोड़ों की संख्या में बाहर भेजा था, दूसरे देशों की मदद की थी, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना है कि हमारी जरूरत पर भारत खड़ा था। तो आज हम भारत को कच्चा माल भी देंगे और सब कुछ देंगे। पाकिस्तान जैसा शत्रु देश, उसके यहाँ भी स्थिति खराब थी, हमने वैक्सीन देने की बात कही और आज पाकिस्तान उसके पास जो भी है उसने एक बार कहने की हिम्मत तो की कि हम भारत की मदद करेंगे। तो ये सब चीजें एक डिप्लोमेसी चलिए होती है, सर, वही चीज है कि विदेशी मदद को आगे आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ही हम आपस में लड़े जा रहे हैं और आपसी मदद के बिना और आपसी समन्वय के बिना इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगभग असंभव सा ही नजर आता है। प्रीतपाल जी, मैं माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है, मेरे संपादक ने इतना ही समय दिया था सर, तो मैं आपसे माफी चाहूंगी। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हाईकोर्ट की तरफ से रोजाना इस मामले का संज्ञान लेकर सुनवाई की जा रही है। आज भी हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और ऑक्सीजन को लेकर एक अपनी कड़ी टिप्पणी व्यक्त की है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा फैसला इस समय सामने आ रहा है। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल 31 मई तक के लिए बंद करने का फैसला हरियाणा की खट्टर सरकार ने लिया है। ये बड़ी जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस बाबत तमाम जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। खट्टर सरकार का अहम फैसला, स्कूलों को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल 31 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। बच्चे कोरोना संक्रमित ना हो, इसके कारण खट्टर सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ये आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल 31 मई तक के लिए बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी परीक्षाएं थी, जितने एग्जाम्स थे, वो सभी या तो रद्द कर दिए गए हैं या कुछ समय के लिए स्थगित किए गए हैं। इस बीच स्कूलों को बंद करने का फैसला भी खट्टर सरकार की तरफ से लिया गया है और इस फैसले के तहत सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल 31 मई तक के लिए बंद रहेंगे।